हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 15। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मयूर की माँ प्रेमा जी माही के पास आईं और उन्होंने माही को एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर दीपक बोल उठा, आंटी प्लीज, माही की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रेमा जी बोली, तुम चुप रहो दीपक, सब इसी की वजह से हुआ है। इसी की वजह से मेरा हंसता खेलता बच्चा आज इस हाल में पड़ा है। इसी की दुश्मनी की वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ। दीपक बोला, आंटी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन वो हमारा भी दोस्त था। उसे दर्द में देखकर हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। प्रेमा जी बोली, दोस्त बोलते हो उसको, और ये हाल करवा दिया दोस्त का। हम लोग यहाँ नहीं थे तो तुम उसकी शादी करवाने चले थे। मैं जानती हूँ इस लड़की ने ही उसे जल्दी शादी करने के लिए फोर्स किया होगा, वरना वो तो 2 साल बाद शादी करने वाला था। दीपक बोला, नहीं आंटी ऐसा नहीं है। माही से शादी करने का फैसला मयूर ने खुद लिया था, माही की सुरक्षा के लिए। प्रेमा जी गुस्से में बोली, इसकी सुरक्षा के लिए मेरा बेटा आज अपनी जान दांव पर लगा बैठा है। ये लड़की तो है ही मनहूस, पहले अपने पिता को खा गई, फिर अपनी माँ को, और आज मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मयूर ने इसे पसंद किया था। माही को प्रेमा जी की एक एक बात ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने कान में गर्म शीशा घोल दिया हो। तभी मयूर के पिता विजय जी वहां आ गए। उन्होंने कहा, बस करो प्रेमा, बच्चे पहले से दुखी हैं, तुम उन्हें और तकलीफ दे रही हो। कल से ये दोनों यही हैं। माही की हालत देखो, इस हालत में भी वो यही है और मयूर के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रेमा जी हिकारत से बोली, प्रार्थना, ये प्रार्थना इसलिए कर रही है ताकि मयूर ठीक हो जाए तो ये उससे शादी करके अपने जाल में फंसा सके और उसकी दौलत लूट सके। इसने मयूर को उसकी दौलत के लिए ही फंसाया होगा। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, दौलत के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। किसी की भी रात रंगीन। प्रेमा जी बोल ही रही थी कि दीपक बोला, बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। वो कुछ बोल नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। वो चुप है तो मयूर की वजह से, अपनी माँ के संस्कारों की वजह से, वरना जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है। प्रेमा जी नफरत से बोली, तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? कहीं तुम भी इसके चक्कर में तो नहीं पड़ गए? हो सकता है तुम्हें भी इसने फंसा लिया हो। आखिर एक से इसका मन थोड़ी भरता होगा। दीपक गुस्से से बोला, बस आंटी, अब माही के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। फिर माही से बोला, चलो माही, यहाँ रहकर बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि यहाँ से चले जाते हैं। माही रोते हुए बोली, लेकिन मयूर। दीपक बोला, मयूर से मिलने बाद में आ जाएंगे, तब तक तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर दीपक माही को अपने साथ ले जाने लगा तो प्रेमा जी बोली, मयूर का तो ये हाल कर दिया है इसने, अब तुम किस हक से अपने साथ ले जा रहे हो? दीपक जोर से बोला, इसका पति होने के हक से। अब आप मयूर पर ध्यान दीजिए, हम अपना देख लेंगे। प्रेमा जी बोली, अच्छा, मयूर नहीं मिला तो तुमसे शादी कर ली इसने? अच्छा हुआ मयूर की शादी इस चरित्रहीन लड़की से नहीं हुई। दीपक बोला, अब आप मेरे पत्नी के बारे में बोल रही हैं, अच्छा होगा कि चुप हो जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा।
दीपक की बात सुनकर माही हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी, जिसमें गुस्से के भाव थे। प्रेमा जी भड़कते हुए बोली, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? मुझसे बहस कर रहे हो? दीपक उनके सामने मुट्ठी भींजते हुए बोला, अगर आप एक औरत न होती तब बताता। आप तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। औरत होती तो किसी लड़की पर इस तरह कीचड़ नहीं उछालती। आपके इसी स्वभाव की वजह से मयूर घर में कम और हमारे साथ ज्यादा रहता था। आप ना एक अच्छी औरत हैं, ना अच्छी माँ। दीपक की बात सुनकर प्रेमा जी गुस्से में चिल्ला पड़ी। दीपक। तभी विजय जी ने जोर से कहा, प्रेमा बस करो, बहुत बोल चुकी तुम। मयूर वहां बेसुध पड़ा है और तुम्हें यहाँ झगड़ा करने की पड़ी है। विजय जी की बात सुनकर प्रेमा जी वहां से चली गई। प्रेमा जी के जाने के बाद विजय जी दीपक से बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बेटा। मयूर मुझे कब से कॉल कर रहा था, लेकिन हम एक आश्रम में थे और वहां जाकर फोन बंद कर दिए जाते हैं। जब हम आश्रम से आए तो मैंने सबसे पहले मयूर का मैसेज पढ़ा। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस वालों का फोन आ गया कि मयूर का एक्सीडेंट हो गया है। मयूर का मैसेज और एक्सीडेंट की खबर सुनकर प्रेमा को झटका लगा, इसलिए वो माही को इसका जिम्मेदार मान रही हैं। दीपक बेटा, इस समय तुम उसका दुख समझने की कोशिश करो। दीपक बोला, अंकल मुझे आप लोगों के दुख का अंदाजा है, लेकिन हमने भी यहाँ बहुत परेशानी झेली है। हमारे साथ क्या क्या हुआ है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। फिर दीपक ने कोर्ट में मयूर के ना पहुंचने से लेकर माही के साथ हुई घटना और मयूर के एक्सीडेंट तक की सारी बातें विजय को बता दी। विजय जी बोले, तुम बहुत बहादुर हो दीपक, तुमने इतनी मुश्किल सिचुएशन को भी अकेले हैंडल कर लिया। कोई दूसरा होता तो टूट जाता। मुझे तुझ पर गर्व है। मैं जानता हूँ तुमने माही से शादी इसकी जान बचाने के लिए की थी, लेकिन जिस दिन मयूर ठीक होगा मैं इनकी शादी खुद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक माही की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रेमा को तो तुम देख ही रहे हो, वो माही को देखना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं माही को अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम समझ रहे हो ना दीपक? दीपक बोला, मैं समझ सकता हूँ अंकल। जब तक मयूर ठीक नहीं हो जाता तब तक माही मयूर की अमानत के तौर पर मेरे पास रहेगी। उसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तभी प्रेमा जी वापस आ गई और बोली, ये अभी तक गए नहीं, इनसे बोलो यहाँ से चले जाओ। प्रेमा की बात सुनकर विजय जी ने इशारों में दीपक से जाने को कहा। दीपक और माही ने जाने से पहले मयूर को दूर से देखा। वो आईसीयू में मशीनों में कैद था। दीपक और माही उसे देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर नम आंखों से चले गए। उनका हर आगे बढ़ता कदम उन्हें पीछे देखने पर मजबूर करता। वो मयूर को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता जैसे मयूर उन्हें पीछे से आवाज दे रहा हो। बड़ी मुश्किल से वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल पाए। जैसे ही दीपक और माही हॉस्पिटल से जाने लगे, मयूर की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर्स उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। फिर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया तो मयूर की हालत स्थिर हुई। जाते समय माही को लग रहा था जैसे मयूर उसको बुला रहा हो, उसको आवाज दे रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। उसे एहसास हो रहा था कि मयूर की हालत खराब हो रही होगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल से निकलकर दीपक और माही होटल गए। होटल में जाकर दीपक ने माही से कहा, आई एम सॉरी माही, मैं वो सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन आंटी ने इतना कुछ बोल दिया तो मुझे मजबूरी में खुद को तुम्हारा हस्बैंड बताना पड़ा। मेरा कोई और इरादा नहीं था। माही ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, वो अपने दुख में डूबी हुई थी। फिर दीपक ने माही से फ्रेश होने को कहा, क्योंकि कल से उन दोनों को अपना होश ही नहीं था। माही बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगी। जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, उसे उसके शरीर पर लगे घाव देखकर वो हादसा याद आ गया जब विराज उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसे खुद के शरीर से घिन आने लगी। वो पानी से खुद को हर जगह धोने लगी। जब नाकाम हुई तो शावर चालू कर लिया। उसके नीचे खड़ी हो गई। शावर का पानी भी उसके अंदर की आग को ठंडा नहीं कर सका। उसे विराज की हरकत और प्रेमा जी की बातें हर हर कर सुनाई दे रही थी। हर तरफ एक शोर गूंज रहा था। दो दो यार बना
बना रखे हैं तूने, चरित्रहीन लड़की है, एक से काम नहीं चला तो दूसरा फंसा लिया, इस तरह की लड़कियां। उनकी कही ये बातें माही के कान में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। माही अपने कानों को बंद करके जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर दीपक बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उसे किसी अनहोनी का डर लगने लगा। इतना सब कुछ हो चुका था, अब कुछ और खोने की हिम्मत नहीं थी। उसने बाथरूम के दरवाजे को जोर से धक्का मारा तो वो खुल गया। वो अंदर गया तो उसने देखा माही शावर के नीचे जोर से कान बंद करके खड़ी थी। दीपक जल्दी से उसके पास गया और उसने शावर बंद कर दिया। उसने माही को इस हालत में देखकर उससे पूछा, क्या हुआ माही, तुम ऐसे क्यों भीग रही हो? चलो यहाँ से, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वो माही को बाहर लाया और उसे तौलिए से लपेट दिया। उसकी पूरी साड़ी भीग चुकी थी। उसने माही को बेड पर बिठा दिया और दूसरे तौलिए से उसके बाल सुखाने लगा। माही गुमसुम सी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दीपक ने उसके आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ माही, तुम बाथरूम में? माही बीच में ही बोल पड़ी, दीपक, क्या मैं चरित्रहीन हूँ? क्या मयूर से प्यार करके मैंने गलती कर दी? दीपक बोला, नहीं माही, ऐसा कुछ नहीं है। माही रोते हुए बोली, तो क्यों विराज और मयूर की माँ ने एक ही बात कही? क्यों उन दोनों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई? क्या मेरी गलती है कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो? दीपक बोला, नहीं माही, तुम पाक साफ हो। गंदगी तो उनकी सोच में है जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। माही बोली, और न जाने कितनी बार यही सुनना पड़ेगा। हर बार मेरे चरित्र पर लांछन लगेंगे। दीपक बोला, हर बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पर उठती हर उंगली का जवाब मैं दूंगा। बस तुम शांत हो जाओ प्लीज माही, संभालो खुद को। उसके बाद दीपक ने रूम में खाना ऑर्डर करके मंगवाया। उसने माही को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन माही ने मना कर दिया। वो बोली, मुझे भूख नहीं है। दीपक बोला, खाना नहीं खाओगी तो खुद को कैसे संभालोगी? इस समय हमें खुद को स्ट्रांग रखना है ताकि हर मुसीबत का सामना कर सके। फिर जब मयूर ठीक हो जाएगा और तुम्हें इस हाल में देखेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। माही उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर दीपक ने एक चम्मच में खाना लेकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, चलो मुंह खोलो। फिर दीपक ने माही को थोड़ा खाना खिलाया। खाना खिलाकर उसने माही को आराम करने को कहा। माही बेड पर लेट गई। फिर दीपक ने उसे चादर उड़ा दी। तभी माही बोली, दीपक। दीपक बोला, हाँ। माही बोली, प्लीज तुम भी खाना खा लेना। दीपक, जो अब तक सोच रहा था कि बस माही को खाना खिला दूं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। माही की बात सुनकर वो भी खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वो कुछ देर सोफे पर ही सो गया। दोनों थककर चूर हो चुके थे, इसलिए दोनों को ही नींद आ गई। शाम के समय जब माही की आंख खुली तो वो दीपक को सोता हुआ देखकर सोचने लगी, ना जाने किस मिट्टी का बना है दीपक, सारी मुसीबत अपने सर ले लेता है। हर बार मयूर और मेरे लिए खुद को दांव पर लगा देता है और कभी उफ तक नहीं करता, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। इसके बाद माही रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और मयूर के बारे में सोचने लगी। तब तक दीपक की नींद भी खुल गई। उसने देखा माही बालकनी में उदास खड़ी थी। माही को देखकर वो सोचने लगा, कितना कुछ घट गया है इसकी जिंदगी में। अभी से इतने दुख देख लिए, पता नहीं आगे कैसी होगी इसकी जिंदगी। भगवान करे सब ठीक हो जाए जल्दी। इसके बाद वो उठा, उसने 2 चाय रूम में मंगवाई। फिर वो बालकनी में गया और माही से बोला, चलो माही, चाय पी लो। माही बोली, दीपक, मुझे मयूर से मिलना है, उसकी तबीयत कैसी है ये जानना है। दीपक बोला, माही, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। प्रेमा आंटी फिर से वही बर्ताव करेंगी। लेकिन मैं विजय अंकल को फोन करके पूछ लूंगा थोड़ी देर में। तब तक चाय पी लो तुम, पीकर थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वहीं दूसरी ओर विराज और उसके 3 साथियों की जेल में खूब कुटाई हुई। विराज को मार मार कर पुलिस वालों ने सब उगलवा लिया। फिर इंस्पेक्टर ने उसके बाकी साथियों के बारे में पूछा। पहले तो उसने मना कर दिया कि मेरा कोई और साथी नहीं है, लेकिन जब दोबारा पिटाई हुई तो उसने कबूल लिया कि 4 साथी और फरार हैं।
उन चारों ने ही मयूर पर जानलेवा हमला किया था। उन चारों के अलावा एक गुंडा माही के घर के आस-पास था, वो भी बता दिया। साथ ही उसने ये बताया कि मैं दीपक और माही और मयूर के फ़ोन लोकेशन ट्रैक कर रहा था। उनकी लोकेशन से ही उनको ठिकाने का पता लगाया मुझे। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें मारा और फिर जेल में बंद कर दिया। इस तरह दीपक और माही दोनों ने चाय पी और होटल से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी दीपक की माँ सरिता जी का फ़ोन आया। वो बोली, "कहाँ है बेटा तू? कल सुबह से 2 दिन हो गए तुझे घर से निकले, सब ठीक तो है ना?" दीपक बोला, "माँ, वो मयूर का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। मुझे आपको कुछ बताना है, मैं आपसे घर आके बात करता हूँ।" सरिता जी बोली, "लेकिन बेटा।" तभी दीपक के फ़ोन में इंस्पेक्टर का कॉल भी आने लगा। दीपक बोला, "मैं आपसे घर आके बात करता हूँ, अभी थोड़ा काम है।" ये कहकर उसने अपनी माँ का फ़ोन काट दिया और इंस्पेक्टर का फ़ोन उठा लिया। इंस्पेक्टर बोला, "हेलो दीपक, कैसे हो?" दीपक बोला, "मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए किस काम के लिए फ़ोन किया था?" इंस्पेक्टर बोला, "दीपक, हमने विराज और उसके 3 गुंडों को तो पकड़ लिया था, लेकिन अभी भी 4 गुंडे फरार। हम उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम दोनों सतर्क रहना।" दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में दिखाई जाएगी। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।